Here is the review of a book, The Story of My Life, a book written by Helen Keller. हेलन केलर के बारे में हमें से बहुत से लोगों को पता होगा क्योंकि हमने इनके बारे में अपने बचपन में एक चैप्टर पढ़ा था और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। तो इस पर हम आते हैं। अच्छा, क्योंकि ये एक बुक रिव्यू है, आई विल नॉट गिव एनी स्पॉयलर्स। कुछ उनकी बुक में से कुछ इवेंट्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन आई वॉन्ट यू टू रीड दिस योरसेल्फ। तो इस चीज़ को हेल्प करने में कि ये कैसी बुक है और हाउ वाज माई एक्सपीरियंस, आई विल डिवाइड दिस बुक रिव्यू इनटू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक। अच्छा, 9th क्लास में हमने ना एक चैप्टर पढ़ा था, आई गेस 9th क्लास में ही शायद हमने पढ़ा था, 3 Days to See। 3 Days to See हेलन केलर का लिखा हुआ एक चैप्टर था जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर उन्हें देखने के लिए 3 दिन मिल जाएं तो वो उसमें क्या करेंगी। हेलन केलर एक ब्लाइंड और डेफ लेडी थी, देख नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी। तो इसलिए एक ऐसे बंदे के लिए जब जिसको देखने के लिए 3 दिन मिल जाएं तो वो उसको किस तरह यूटिलाइज़ करेगा, वो एक आम इंसान से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो वो उन्होंने बताया हुआ था। अब जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा तब मुझे ये इतना डिफरेंट लगा, इतना अच्छा लगा कि आई थॉट आई शुड रीड हर ऑटोबायोग्राफी। क्योंकि चैप्टर के एंड में लिखा हुआ था कि ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है जिसमें इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया हुआ है। तब मैंने क्योंकि मेरे पास बुक तो नहीं थी, ऑटोबायोग्राफी नहीं थी इनकी, तो आई सर्च ऑन इंटरनेट और मुझे शायद तब इनका पीडीएफ नहीं मिला था। तो आई थॉट आई शुड रीड दिस बुक। और कई सालों बाद अब जब लास्ट ईयर में एक दफ़ा एक बुक फेयर में गई तो वहाँ पर मुझे ये ऑटोबायोग्राफी दिख गई और ये बिल्कुल ही छोटी सी बुक थी। आई थॉट आई शुड स्टार्ट रीडिंग दिस बुक नाउ। और फिर मैंने ये बुक पढ़ना शुरू की और इसको बहुत जल्द कंप्लीट भी कर लिया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट्स द बुक अबाउट। ये बुक जो है ये एक ऑटोबायोग्राफी है। अब हम ये देख लेते हैं कि ऑटोबायोग्राफी होती क्या है। ऑटोबायोग्राफी होती है जो किसी पर्सन ने अपनी ज़िंदगी के बारे में ख़ुद लिखा हो। अपनी ज़िंदगी यानी कि वो क्या पैदा हुआ, उसकी ज़िंदगी में उसने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, यानी पूरी ज़िंदगी के बारे में बताया होता है। ऑटोबायोग्राफीज़ काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ की हमें मिल जाती हैं। तो जो हेलन केलर थी वो एक फ़ेमस राइटर थी। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा हुआ था। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है इन्होंने इसको नाम दिया था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। सो इट्स एन ऑटोबायोग्राफी। थर्ड क्वेश्चन, राइटिंग स्टाइल ऑफ दिस बुक। इस बुक का राइटिंग स्टाइल बहुत ही इजी और कॉम्प्रिहेंसिव है। यानी हेलन केलर ने अपनी लाइफ के बारे में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और टू द पॉइंट बात की हुई है। जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो जो वाक़यात फ़ेस किए, अप्स एंड डाउन्स जो थे उनकी ज़िंदगी में, उसके बारे में इन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा हुआ है, कोई बहुत एक्सटेंसिवली बयान नहीं किया हुआ। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डज़ इट टेक टू रीड। क्योंकि ये बुक ऑलमोस्ट 80 to 100 पेजेस की है तो आप इसको इजीली वन गो में भी पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स में पढ़ सकते हैं अगर आप एक दफ़ा पढ़ने बैठें। और इसमें कोई ऑलमोस्ट 20 to 22 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर 3 to 4 और मैक्सिमम 6 पेजेस पर है। तो अगर आप इसको चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो आप 20 to 22 डेज़ में इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, 10 minutes ईच अ डे। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज़ द ऑटोबायोग्राफी कंपेयर टू अदर ऑटोबायोग्राफीज यू हैव रेड। अच्छा, ये ऑटोबायोग्राफी एक तो मैंने पहले ही बताया है कि बहुत शॉर्ट और कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके अलावा मैंने कुछ और ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ी हैं। एक तो मैंने जो बहुत फेमस है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये एक बहुत फेमस बुक है, इसके बारे में शायद आपने सुना हो। अब जो इसके अलावा मैंने एक और ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ी थी, मैल्कम एक्स की। अच्छा, अगर ये जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं ये काफ़ी एक्सटेंसिव थी। यानी जब इवन नेल्सन मंडेला पैदा नहीं भी हुए थे तो उस वक्त उनके फादर, इवन उनकी पेरेंट्स की आपस में शादी कैसे हुई, उनके हालात उस वक्त क्या थे, उनके फादर का उनकी सोसाइटी में क्या रोल था, और फिर जब बच्चे हुए तो मतलब उनकी इवन बहन भाइयों के बारे में भी बताया हुआ है। तो वो यानी काफ़ी डिटेल्ड बुक है। लेकिन जो ये हेलन केलर की ऑटोबायोग्राफी है ये काफ़ी शॉर्ट है और इसमें किसी के बारे में भी नहीं बताया हुआ, सिर्फ हेलन केलर के अपने बारे में बताया हुआ है। और इवन जो एक मेन डिफरेंस है इसमें, हेलन केलर की इवन ये कोई 30s की एज तक के बारे में है, पूरी लाइफ के बारे में नहीं है। इवन उनकी डेथ के बारे में भी नहीं बताया हुआ, लेकिन बाकी ऑटोबायोग्राफीज़ में डेथ तक कंप्लीट किया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल रीडर्स हु आरंट फेमिलियर विद दिस ऑथर फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग। मुझे जो इस बुक में सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी, और आई थिंक कि बहुत से रीडर्स को इसमें इंटरेस्टिंग लगेगी, वो ये बात है कि जो ये राइटर हैं या जो पर्सनैलिटी हम इस बुक में रीड करेंगे वो आम लोगों से बहुत डिफरेंट है। उनकी ज़िंदगी के लिए अप्रोच वो हमसे बहुत डिफरेंट है। क्योंकि
वो आम इंसान की तरह थी ही नहीं। वो उनका बचपन भी आम लोगों की तरह नहीं था, आम बच्चों की तरह नहीं था। वो देख नहीं सकती थी, वो सुन नहीं सकती थी, इवन वो बोल बोल सकती थी, लेकिन एक इमेजिन करें एक ऐसे इंसान को जो सुन नहीं सकता, क्योंकि हम जो सुनते हैं वैसा बोलते हैं, लेकिन जो एक बच्चा सुन नहीं सकता वो बोल कैसे सकता है। तो उनको बोलने के लिए भी बहुत मुश्किल हुई थी, बोलना भी उन्होंने बहुत मुश्किल से सीखा था। तो ऐसे शख्स की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होती है, उसके बारे में पढ़ना, और फिर ख़ास तौर पर जब उस शख्स ने, उस पर्सनैलिटी ने उस अपनी लाइफ के बारे में ख़ुद लिखा हो, तो वो काफ़ी डिफरेंट है। एंड दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस बुक। और इसी वजह से मैंने इस बुक को चूज़ किया था पढ़ने के लिए। और आई गेस आप में से बहुत से लोग अगर ये देखें, इस एस्पेक्ट से इस बुक को देखें, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज देयर एनी सरप्राइजिंग और थॉट प्रोवोकिंग मोमेंट इन दिस बुक? थॉट प्रोवोकिंग मोमेंट अगर मैं बताऊं, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा लगा था वो ये है कि जब हेलन केलर बहुत छोटी थी और उन्होंने खुद से लिखना शुरू किया, तो उन्होंने ना एक पोइम लिखी थी क्रिसमस पे, स्नोफॉल के बारे में कोई पोइम लिखी थी उन्होंने। और उनकी फैमिली को वो इतनी पसंद आई कि उन्होंने वो एक आगे एक राइटर को फॉरवर्ड कर दी ताकि उसको पब्लिश किया जा सके। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, पब्लिश से पहले करने से पहले किसी भी बुक को, किसी आर्टिकल को कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। जब उस पोएम को पब्लिश करने से पहले कंपेयर किया गया, तो वो पहले से किसी एक पोएम की कॉपी थी, जिसको प्लेजरिज्म भी कहते हैं, जो कि एक इलीगल चीज़ है। तो अब उनके जो राइटर थे, उनकी फैमिली थी, वो काफ़ी हैरान हुई कि एक वो बच्ची जिसको पढ़ने के लिए उसके सोर्सेज बहुत कम थे, उसकी नॉलेज हासिल करने का तरीका बहुत महदूद था, तो वो कैसे किसी को कॉपी कर सकती है। अब हेलन टेलर उस वक्त एक बच्ची थी, तो उनसे खुद पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये तो मैंने खुद लिखी है, मैंने तो कॉपी नहीं किया। और हैरत की बात ये थी कि वो बच्ची झूठ क्यों बोलेगी, लेकिन वो तो एक कॉपी थी, एक बुक, एक नज़म की ऑलरेडी। तो बहुत बाद में उनकी किसी टीचर, पता चला कि जब वो एक बचपन में एक जगह घूमने गई थी, तो उनकी टीचर ने उन्हें एक पोइम सुनाई थी, और वो पोइम जो थी वो उनके माइंड पर इम्प्रिंट हो गई थी, जिसकी वजह से उसका इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि उन्होंने जब पोइम लिखी बहुत सालों बाद, तो वो उसी की कॉपी थी। यानी यहाँ पर मुझे ये एहसास हुआ कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, हमें लगता है कि उसका हमारे जहन पर कोई असर नहीं हुआ, हम भूल जाते हैं कि हमने पढ़ा था, हमें तो याद भी नहीं रहता, लेकिन वो हमारे माइंड में कहीं जाकर ऐसे बैठ जाती है कि हमारा सोचने का तरीका भी उसी तरह हो जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमारी जो थॉट्स थी वो हमारी अपनी हैं, या फिर वो उस चीज़ की वजह से हैं जो हमने कभी पढ़ी थी या कभी सुनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थीम्स और मैसेजेस डिड दिस बुक कन्वे? इस बुक में जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे किया गया है वो ये है कि हम हमेशा उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, और जो चीज़ें हमारे पास होती हैं कभी हम उनका शुक्र अदा नहीं करते। लेकिन हेलन केलर, जिनके पास पहले से अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें नहीं थी, उनकी ज़िंदगी मुश्किल थी आम लोगों से, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों पर फोकस किया जो उनके पास थी। वो बोल सकती थी, वो सीख सकती थी, तो उन्होंने इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन थिंग्स शी डिडंट हैव, उन्होंने उन चीज़ों पर फोकस किया जो उनके पास थी। वो बोल सकती थी, लेकिन बोलना उन्हें नहीं आता था। बोल सकती थी तो उन्होंने बोलना सीखा, उन्होंने उस पर काम किया, उन्होंने मेहनत की, और अपने आप को एक ऐसा शख्स बनाया जो सोसाइटी का हिस्सा होता है, ना कि एक हैंडीकैप्ड पर्सन की तरह बिल्कुल अलग हो गई। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हम अक्सर ये ऐसा करते हैं कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती हम समझते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमारी लाइफ अब ख़त्म हो गई है, बहुत सी चीज़ें अगर हमारे पास से चली जाएँ, लेकिन ज़िंदगी वहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। और जो दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो ये बुक कन्वे कर रही है, वो उनकी फैमिली का है। हेलन केलर शुरू से ही ब्लाइंड और डेफ नहीं थी। जब वो छोटी थी, कोई 1 साल की उम्र में, तब उन्हें एक डिज़ीज़ हुई थी, एक बीमारी हुई थी जिसकी वजह से वो हैंडीकैप्ड हो गई थी, वो देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी। लेकिन हर फैमिली नेवर गिव अप ऑन हर, उन्होंने उनको छोड़ नहीं दिया कि अब ये बच्ची नहीं कुछ कर सकती, बस इसको बस अब ख्याल रखो और घर में रखो, नहीं। उन्होंने उनको पढ़ना लिखना सिखाया, बाकी लोगों की तरह, बाकी बच्चों की तरह। उनकी इस डिज़ीज़ की वजह से, उनके इन डिसेबिलिटीज़ की वजह से उन्हें कोई आम शख्स नहीं पढ़ा सकता था, क्योंकि एक ऐसे बच्चे के लिए पढ़ना और भी मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने उनके लिए टीचर को अरेंज किया जो हमेशा उनके साथ रहें, उनकी हेल्प करें, उनके लिए ज़िंदगी में उनको आगे बढ़ने के मौके दें। यानी उनकी फ़ैमिली ने उस वक़्त तक उनका साथ दिया, हर हर मौके पर उनका साथ दिया, और उन्हें माशरे का एक काबिल इज़्ज़त शख्स बनाया कि वो अलग ना हो जाएँ सोसाइटी से। क्योंकि इवन अगर हम अपनी भी सोसाइटी में देखें, तो हम देखते हैं कि जो लोग, जिन्हें थोड़ी सी भी डिसेबिलिटी है,
वो सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग नज़र आते हैं जो अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू रखते हैं नॉर्मल लोगों की तरह। लेकिन हेलन केलर जो थी, उन्होंने अपने आप को महदूद नहीं किया। वो सोसाइटी में उसी तरह से पार्टिसिपेट करती थीं, फंक्शंस में, इवेंट्स में और आम लोगों से मिलने-जुलने में, जिस तरह कोई आम शख्स रखता है, अपनी डिसेबिलिटीज़ के बावजूद भी, जो कि एक बहुत ही प्यारी बात है। Ninth question and the last question. Would you recommend this book and to whom? I would 100% recommend this book. क्योंकि हम देखते हैं कि हमें ना ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पर मायूसी नज़र आती है, हम उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे पास बहुत से और भी तरीके हैं ज़िंदगी को गुजारने के। अगर हम हमारे पास कोई एक चीज़ भी कम हो जाए, हम कहते हैं कि नहीं ज़िंदगी ख़त्म हो गई है यहीं पर, लेकिन ज़िंदगी वहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। तो ये बुक ज़िंदगी के बारे में एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखने के लिए बहुत अच्छी है। और दूसरी बात ये कि क्योंकि ये एक बहुत शॉर्ट और कम्प्रिहेंसिव बुक है, इसका राइटिंग स्टाइल बहुत ईजी है, तो जो लोग ज़्यादा बुक्स रीड नहीं करते या फिर जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, वो भी इसको ईज़िली पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज़ इट अबाउट दिस बुक फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक इट और आई वॉन्ट यू टू रीड दिस योरसेल्फ एंड लेट मी नो अबाउट योर एक्सपीरियंस इन कमेंट्स। और अगर आपने इसके अलावा कोई और ऑटोबायोग्राफी रीड की है तो डू लेट मी नो अबाउट दैट। And that's it for today's review. Thanks for listening to my thoughts on the story of my life.